हेलो एवरीवन, डेट है आज की 8 अक्टूबर। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एडिटोरियल को भी डिस्कस करेंगे नोट्स के बेसिस पे। तो जो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ एससी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता इनडेफिनेटली। मींस जो शाहीन बाग का जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ था, तो उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है कि पब्लिक प्लेसेस को ब्लॉक करके नहीं रखा जा सकता। आपकी मेंटेलिटी ब्रिटिश एरा की नहीं हो सकती, जैसी ब्रिटिश एरा में मेंटेलिटी थी वैसी नहीं हो सकती है। तो ये न्यूज़ है। देन एससी ग्रांट बेल टू हाई कोर्ट ने बेल दे दी है रिया चक्रवर्ती को ड्रग केस में। तो रिया चक्रवर्ती बायकला जेल से उनको दे दी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनको अरेस्ट किया था, तो उसी के बेसिस पे देख लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपका जीएस पेपर 2 और 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के अंडर आता है, और ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में कॉन्स्टिट्यूट किया था अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। और ये एपेक्स सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और जो नेशनल पॉलिसी ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंस है वो बेस्ड है आर्टिकल 47, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे डायरेक्ट किया गया है फंडामेंटल डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि विच डायरेक्ट स्टेट टू एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन, मतलब जो भी कंज्यूम कर रहे हैं मेडिसिनल पर्पसेस को छोड़ के, जो भी ये सब्सटेंसेस कंज्यूम कर रहे हैं उन पे कर्ब करें, उन पे रोक लगाएं। एंड ड्रग अब्यूज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके कुछ प्रोविज़न्स हैं। पेनल्टी है जिस प्रॉपर्टी पे कोई भी इलीगल काम चल रहा होता है, दैट इज़ अंडर द पेनल्टी। देन एक्ट मेड एन एक्सेसिव प्रोविज़न फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर दिस पर्पस। तो इसी के बेसिस पे ये एक्ट बनाया गया। देन आफ्टर दैट रीसेंट न्यूज़ जो है, कंट्री ने एक डार्क नेट जो है वो साइकोपैट्रिक सब्सटेंसेस उसमें जो है सेल आउट किए जा रहे थे, तो उसके बेसिस पे किया। डार्क नेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हेडर इंटरनेट यूज़ किया जाता है, और एक्सचेंज ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट अदर इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउ कर दी जाती हैं इसमें, तो इसके बेसिस पे। द नेक्स्ट वन, स्क्राइब मींस न्यूज़पेपर जो जर्नलिस्ट हैं और 3 अदर्स जो पर्सन हैं उनको बुक किया गया है अंडर सेडिशन लॉ इन यूपी। तो आज हम यहाँ पे देख लेते हैं सेडिशन लॉ जो है उसकी क्या वैलिडिटी है और आखिर ये क्यों अभी तक है। दिस इज़ द colonial era law but now also it is in India being followed. तो अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड, ऑफेंस ऑफ सेडिशन जो है वो कमिट किया जाता है जब पर्सन बाय वर्ड्स या किसी अदर मीन्स से लाता है हेट्रेड या फिर कंटेम्प्ट, जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेब्लिश है लॉ उसके अगेंस्ट। अब ये जो है वो प्रोविज़न लॉ ले डाउन किया गया, और उसके बेसिस पे उसमें डिसअफेक्शन, डिसलॉयल्टी, फीलिंग्स ऑफ एनाइमिटी अगेंस्ट द कंट्री और द स्टेट। अब पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ सेडिशन जो है वो कॉग्निजेबल है, नॉन वैल्यूएबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज अ मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें मिलती है। अब ये जो है सेडिशन वो ओरिजिनली जो आईपीसी जो थॉमस बैबिंगटन मैकले ने बनाया था 1837 में उसमें नहीं था, बट इसको 1870 में ऐड किया गया। जो आईपीसी जो है वो सबसे फर्स्ट जो लॉ कमीशन है 1837 में जो बनी थी, उन्होंने आईपीसी इनेक्ट किया था 1860 में। थॉमस बैबिंगटन मैकले उसके हेड थे, तो उनके बाद उन्होंने 1870 में उसको ऐड किया। सेक्शन 124A वॉज एडिड इन 1870, और अमेंडमेंट जो है वो सर जेम्स स्टीफन ने किया था। उन्होंने इसकी नीड को फेल्ट किया था कि हो सकता है कि
स्पेसिफिक जो सेडिशन से रिलेटेड केसेस हैं उनको इस लॉ से डील किया जा सके। अब यहाँ पे ये जो है उस समय की बात है जब नेशनलिस्ट को दबाया जा रहा था, उनकी डिमांड फॉर फ्रीडम को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा था। इसमें बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू सभी को सेडिशन के अंडर चार्ज किया गया था। जो बाल गंगाधर तिलक है उनको 6 ईयर्स के लिए और गिल्टी दिया था प्रिवी काउंसिल ने, राइटिंग अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर इन केसरी। तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो चैलेंज की गई थी केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 1962 में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने रूट किया था कि जो भी गवर्नमेंट को सबवर्ट करेगा, वायलेंट मींस या पब्लिक में डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, वो डेफिनेशन में आएगा सेडिशन के। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट हैं इसके कुछ, आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे, स्पेशल मैरिज एक्ट इंटरफेथ पेयर सीक रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन प्रोविज़न। तो ये जब पूरा उनका न्यूज़ आ जाएगा, अभी इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने। जैसे ही वो केस होगा तो अपन डिस्कस करेंगे उसको, अभी उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज अभी कोई न्यूज़ उसकी आई नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज़ CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉइंट्स टू लैक्यून इन दिल्ली पॉल्यूशन प्लान। अब जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वर्क करती है कंस्ट्रक्शन, जो डंपिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन जो वेस्ट होता है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट होता है, साथ में जो डस्ट मिटिगेशन मेजर्स हैं, और रैंडम जो है ऑडिट करती है पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे CP सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर एक्ट, और जो बाद में इसकी जो फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शिफ्ट कर दिया गया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर एक्ट। अब जो वाटर पॉल्यूशन है उसकी डेफिनेशन है कि कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, वाटर पॉल्यूशन इज़ कॉज्ड व्हेन वाटर बॉडीज़, जो भी रिवर है, ग्राउंड वाटर है, वो कंटेमिनेट होते हैं इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट से। अब एयर पॉल्यूशन भी इसी तरह से है। अब जो है वो ये कोऑर्डिनेट करती है CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, जो भी उनके डिस्प्यूट होते हैं। अब CPCB का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरह से है कि चेयरमैन जो है उसके साथ मेंबर सेक्रेटरी, और CPEC जो है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और 9 मेजर प्रोजेक्ट के अंदर इनका बजट होता है। पहला ये पॉल्यूशन असेसमेंट करते हैं, सर्वे एंड मॉनिटरिंग, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक एमिशन, and then training, then information database management and library, then pollution control technology, pollution control enforcement, mass awareness and publication, hazard based management, powers and। अब फंक्शंस क्या हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, उनका प्रिवेंट करने, उसके बेसिस पे अपनी जो है वो एडवाइस देते हैं। प्लानिंग, जो वेरियस प्रोग्राम हैं एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के, और ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक्टिविटीज़ में, जैसे कि प्रिवेंशन, इम्प्रूवमेंट, एयर पॉल्यूशन, इसके बेसिस पे ये वर्क करते हैं। देन नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ इज़ फ्रॉम फार्मर्स ग्रुप इन रिजेक्ट सेंटर इनवाइट फॉर टॉक्स ऑन एग्री लॉज। हम पिछले 4 या 5 दिन से एग्री लॉज के ऊपर बात कर रहे हैं। जो एग्री लॉज हैं वो 3 एग्री लॉज गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। इसके पहले गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर चुकी है एक फार्म लॉ ऑर्डिनेंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे। जब चूँकि जो पार्लियामेंट सेशन में नहीं था तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तब गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनेंस के बेसिस पे किसी भी प्रोविज़न के ऊपर लॉ बना सकती है, तो विद द एसेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे जो फार्म बिल है ये
3 फार्म बिल जो है इंट्रोड्यूस किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, देन एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। तो ये जो 3 लॉ हैं वो गवर्नमेंट ने एनेक्ट किए। अब सबसे पहला जो लॉ है वो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, या अब तो उसको एक्ट बोलेंगे बिकॉज प्रेसिडेंट हैज़ गिवन इस एसेंट। अब इसमें क्या है, जो भी एग्रीकल्चरल सेल है वो फार्मर अपना APMC मार्केट जो है एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस जो कमेटी है उसके बाहर कर सकता है, किसी भी ट्रेडर को बेच सकता है। इंटर स्टेट ट्रेड पे भी अब कोई बैरियर नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जैसे कि शेयर की ट्रेडिंग होती है वैसे ही इसकी भी ट्रेडिंग की जा सकती है। और जो APMC मंडीज़ हैं उनको मार्केट के बाहर फ़ी कलेक्ट करने से रिस्ट्रिक्ट करता है, जो भी वो मार्केट फ़ी या टैक्स या सेस लेते थे उस पर जो है प्रोहिबिट करता है। देन फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है। और इसमें जो भी फार्मर है और जो एक ट्रेडर होगा वो अगर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो उनके बीच के एग्रीमेंट और सेल और परचेस के क्या प्रोविज़न होंगे ये डिसाइड होगा। और जो दोनों जो प्राइस जो है वो एश्योर करेंगे वो उस पर डिसीज़न होगा। ये बात इस लेजिस्लेशन में की गई है, और इससे फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे और एम्पावर रहेंगे। अब इसमें रिटर्न फार्मिंग एग्रीमेंट होगा, और प्रोडक्शन के पहले ही जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको लिख लिया जाएगा, सप्लाई के लिए, क्वालिटी के लिए, ग्रेडिंग के लिए, स्टैंडर्ड के लिए, ऑफ प्राइस ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड सर्विसेज। अब नेक्स्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, उसने सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि उनकी ज़रूरत से ज़्यादा स्टोरेज नहीं की जा सकती, उनका प्रोडक्शन जो है मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट था इंटर स्टेट, तो उसके बेसिस पे कर दिया। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखा है कि वो रेगुलेट कर सकती है सप्लाई इन टाइम ऑफ बार, फेमाइन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज एंड नेचुरल कैलामिटी। तो ये 4 चीज़ें हैं, जब बार है, फेमाइन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज है, नेचुरल कैलामिटी है, इसके बेसिस पे गवर्नमेंट इसमें जो है वो कर्ब कर सकती है उसके स्टोरेज को एंड उसकी फैसिलिटी को। तो लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो प्रोसेसर्स हैं उनको इस टाइम पे भी गवर्नमेंट जो है वो एग्जम्प्ट करके रखेगी। अब जो है स्टॉक लिमिट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेस्ड ऑन प्राइस रिस्क, स्टॉक लिमिट में भी इम्पोज्ड। जब स्टॉक लिमिट गवर्नमेंट इम्पोज करेगी, उसने बोला है अनयूजुअल प्राइस हाइक के बेसिस पे अगर 100% प्राइस हाइक हो जाता है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर और 50% प्राइस हाइक हो जाता है नॉन पेरिसेबल गुड्स के बेसिस पे, तो गवर्नमेंट उस पर फिर कर्ब लगाना स्टार्ट कर देगी। अब ये बिल जो है वो उनको अपोज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट हैं, ऐसा मानना है। बिकॉज एग्रीकल्चर एंड मार्केट स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, NT 14 एंड 28। देन ऑर्डिनेंस जो है वो डायरेक्ट एनक्रोचमेंट, मतलब जो एक्ट है वो डायरेक्ट एनक्रोचमेंट की तरह देखा जा रहा है फंक्शन ऑफ स्टेट्स के लिए। परसों एक न्यूज़ भी डिस्कस की थी कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो पूरी की पूरी जो पंजाब की टेरिटरी है उसको एज अ मार्केट मंडी डेजिग्नेट करने जा रही है। सॉरी, हालांकि उसके पास ऐसी कोई लॉ की बैकिंग नहीं है कि वो पूरे पंजाब को एक मंडी की तरह ट्रीट कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस लॉ में ये प्रोविज़न दिया है कि मंडी के बाहर अगर कोई भी सेल आउट करेगा तो उसको कोई भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले भी नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट है, सेंटर जो है वो इस बात पे जस्टिफिकेशन ये दे रहा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो फूड है वो उनकी कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, तो उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब क्रिटिक्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो APMC की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करने जा रही है, और इसी के साथ साथ धीरे धीरे वो MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है वो भी ख़त्म कर देगी। और जो एजिटेटर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि वन नेशन वन मार्केट की जगह वन नेशन वन MSP होना चाहिए। जो लार्ज फार्मर्स को मतलब जो फार्मर्स हैं उनको गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में कि MSP जो है वो कहीं पे भी ख़त्म नहीं होगा, और गवर्नमेंट को इस लॉ की बजाय एड्रेस करना चाहिए वीकनेस ऑफ APMC। अब जो है गवर्नमेंट अपना जस्टिफिकेशन दे रही है कि ये जो दोनों बिल हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को छोड़ के, उन पे कहीं पे भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कोई भी बात नहीं हुई, ना उसको लगाने की ना उसको हटाने की।
जो एमएसपी है उसके ऊपर इंडिया में कोई भी जो है वो लेजिस्लेटिव बेकिंग नहीं है उसके ऊपर, बिकॉज उसके लिए कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है। ये गवर्नमेंट्स जो हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट ये एमएसपी का यूज़ एक पॉपुलिस्टिक मेजर की तरह करती हैं, जिससे कि लोगों को इलेक्शन के पहले लुभाया जा सके कि हाँ आप हमें वोट दो। उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ये सारा काम करती है। देन नेक्स्ट है नो, अब इसमें कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है कि प्राइस किस बेसिस पे फिक्स होगी। प्राइस एश्योरेंस बिल वाइल प्रोटेक्शन जो है वो फार्मर्स को देता है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, लेकिन प्राइस फिक्सेशन का कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर कोई फार्मर है वो बीट उगाता है तो क्या प्राइस फिक्स करेगा प्राइवेट। तो इससे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स हैं उनको फ्री हैंड दे दिया है, जिससे कि फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो क्रिटिक्स ये भी एप्रीहेंसिव हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है अनऑर्गेनाइज नेचर, तो अब फार्मर जो है वो उसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है और प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके पास बहुत एक्सेसिव रिसोर्सेज हैं। तो दोनों के बीच में अगर कोई भी लीगल बैटल होती है तो अल्टीमेटली जो है वो प्राइवेट कॉरपोरेट जो है वो विन हो जाएगा, जीत जाएगा। फिर फूड सिक्योरिटी अंडरमाइंड, जैसे कि अभी तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फूड है उसकी सिक्योरिटी है, बट ईजिंग द रेगुलेशन ऑफ फूड आइटम्स वुड लीड टू एक्सपोर्टर्स, प्रोसेसर्स एंड ट्रेडर्स होर्डिंग फार्म प्रोड्यूस। अब वो हार्वेस्टिंग सीज़न के दौरान जो है एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये होल्ड करके रख लेंगे, जो कि जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दिस कुड अंडरमाइन फूड सिक्योरिटी, और इससे कि जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा उसमें कमी आ जाएगी। तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं नोट्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रोड मैप फॉर रेडी फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन राजस्थान। राजस्थान में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हायर एजुकेशन के बेसिस पे जो है रोड मैप जो है वो वहाँ के जो कलराज मिश्र जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो क्वालिटी, इनोवेशन एंड रिसर्च को जो है वो आगे लेके आएगी। अब यहाँ पे इन्होंने जो रिपोर्ट रखी है उस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंड किए हैं चेंजेस भी यूनिवर्सिटीज़ ने जी, जैसे कि एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्फ इन फाइनेंस कोर्स में फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स। जैसे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था सेम एज़ कि जो भी पर्सन है वो अगर 1 साल भी पढ़ रहा है तो उसके क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो उसके पास रहेंगी कि हाँ उसने पढ़ा है। मल्टी लेवल एंट्रीज़, वो एक कोर्स को छोड़ के दूसरे कोर्स में भी जा सकता है। बिसाइड सीकिंग सेंट्रल असिस्टेंस फॉर डिजिटाइजेशन प्रोग्राम, और सेंट्रल का असिस्टेंस भी मांगा है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट है उसने अडॉप्ट की है 5+3+3+4 मॉडल ऑफ स्कूल एजुकेशन स्टार्ट एट द एज ऑफ 3। प्रीवियसली जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी वो 10+2 के मॉडल पे बेस्ड थी। नाउ जो एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ने वो 5+3+3+4 मॉडल पे बेस्ड कर दी है। तो जो पॉलिसी है वो रिकॉग्नाइज करती है प्राइमरी एंड फॉर्मेटिव ईयर्स, जो जिससे कि चाइल्ड का जो फ्यूचर के लिए चाइल्ड को सेव किया जा सकता है। देन ब्रेकिंग द स्ट्रिक्ट डिवीज़न ऑफ आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम्स इन हायर एजुकेशन। अब चाइल्ड जो है वो कोई भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट वो चूज़ करना चाहेगा वो चूज़ कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि उसको आर्ट्स वाले में जाना है तो उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ही पढ़नी पड़ेगी, हिंदी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अगर वो साइंस बैकग्राउंड में जाता है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। नहीं, अब ये प्रोविज़न नहीं है। अब ये जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। अगर कोई स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट अपनी चॉइस के पढ़ना चाहता है, 4 या 5 या 6, तो वो सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल कोर्सेज और इंटर्नशिप वोकेशनल कोर्सेज, जैसे कि कोई अगर पर्सन है वो 12th पास कर लेता है उसके बाद उसको सर्च करना पड़ता है अपने लिए कोई भी एम्प्लॉयमेंट, तो अगर वो वोकेशनल कोर्सेज को ले लेगा, ऑप्टअप करेगा, तो आगे चल के उसको फिर ये सर्च नहीं करना पड़ेगा, ही विल बी सेल्फ रिलायंट। देन एनईपी जो है वो एक्सटेंशन को प्रपोज करती है। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसमें प्रोविज़न था कि
चिल्ड्रंस अप टू 14 ईयर्स एज, बट नाउ इट विल बी अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। तो इससे एजुकेशन जो है वो मोर इंक्लूसिव बन जाएगी और ऑनलाइन जो पेडागोजी और लर्निंग है उसको बढ़ाया जाएगा, जैसे कि हायर एजुकेशन में, जिससे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अंडर आ सके। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया जाएगा। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको अपनी ब्रांचेस इंडिया में खोलने दी जाएगी। और इंग्लिश हिंदी डिबेट जो है उसको एंड कर दिया गया है। और इसमें ये प्रोविज़न दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि जो भी पर्सन है उसकी जो भी एजुकेशन है वो उस प्राइमरी एजुकेशन 1 to 5 इट विल बी इन हिज मदर टंग। तो अब इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं कि नॉलेज एंड स्किल जो है वो जॉब्स, जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं और जो भी नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ही डिस्पैरिटी है। नॉलेज जो भी दिया जा रहा है उसकी जॉब में कोई उपयोगिता नहीं है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इस चीज़ के लिए देखना पड़ेगा कि जो भी एजुकेशन है उसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बराबर में लेके आएँ और स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस, नैनोटेक इनके बारे में इंफॉर्मेशन दें। और जो एम्बिशियस टारगेट फिक्स किया गया है 6% ऑफ द जीडीपी दे हैव टू स्पेंड, तो अगर वो 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड कर रहे हैं तो कहीं और से उनको कमी करनी पड़ेगी उसमें, तभी तो वो 6% कर पाएंगे। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो 6% को करने में बहुत बड़ा चैलेंज है। टैक्स टू रेशियो जो है वो इंडिया में बहुत कम है। और नेशनल जो अपना एक्सचेकर है, जो अपना राजकोष है, उसमें हेल्थ केयर, नेशनल सिक्योरिटी और अदर की एरियाज़ में उनको कम करना पड़ सकता है। अब लो इनकम पेरेंट्स जो हैं वो अर्ली चाइल्ड केयर पे इतना ध्यान नहीं देते, तो वो इतने अवेयर नहीं हैं। अब ये जो है वो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो रिफॉर्म स्टेट्स को भी लेके आने हैं, सेंटर को भी लेके आने हैं और इनको कोलैबोरेटिवली सेंटर और स्टेट को लेके आने हैं। और रेगुलेटरी प्रोसेस है जिससे कि जो एजुकेशन से जो प्रॉफिटियरिंग हो रही है, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस जो एक्सॉर्बिटेंट जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको भी कर्व करना पड़ेगा। डिजिटल डिवाइड को जो है ब्रिज करना पड़ेगा। इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिजिटल मोबाइल नहीं है और साथ ही साथ जो है इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो दैट कैन बी सीन। देन इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेट। अब जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो किसी अलग मिनिस्ट्री के अंडर आती है और एजुकेशन किसी अलग मिनिस्ट्री के अंदर आती है, लेबर अलग मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आती है और एजुकेशन एचआरडी, जो प्रीवियसली एचआरडी नाउ एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एक अपनी तरह की एक सबसे अच्छी पॉलिसी है जिसमें कि सभी का होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी और ये 21st सेंचुरी की नीड को देखते हुए इसको लाया गया है। देन एक्स आसाम डीआईजी को कस्टडी में रखा गया है। देन नेक्स्ट इज बोडोलैंड पोल गेट्स आसाम कैबिनेट नोड। तो अब ये बोडोलैंड क्या रीज़न है इसकी? आसाम का जो कैबिनेट है उन्होंने बोडोलैंड जो रीज़न है उसमें जो भी पोल होने थे, वहाँ की जो रीजनल काउंसिल है उसके इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन जो है अप्रैल 4 को हेल्ड होने थे, लेकिन कोविड-19 के बेसिस पे उनको आगे बढ़ा दिया गया था। तो अभी वो इलेक्शन के लिए उन्होंने जो है उसको असेंट दे दी है, अपनी अनुमति दे दी है वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं और गवर्नर ने। अब यहाँ पे देख लेते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो आसाम गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया था, लार्ज गैदरिंग जो है वो उसके बेसिस पे इलेक्शन होने थे वहाँ पे 40 सीट्स के लिए। तो उनके लिए जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जाने थे। स्टेट इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे आप याद रखें कि जो भी पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, जो भी पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो स्पेसिफिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। और जो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है या आपका नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है या स्टेट इलेक्शन होते हैं, वो सारे जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो जो भी डिसीज़न लेना था रीशेड्यूलिंग ऑफ पोल, वो गवर्नर को लेना था, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एरियाज़ अंडर द 6th शेड्यूल। जो 6th शेड्यूल है उसमें आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं, 6th शेड्यूल में जो है वो 4 स्टेट आते हैं, आसाम, त्रिपुरा,
एंड मणिपुर एंड मेघालय। मणिपुर को छोड़ के बाकी सारे आते हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम। तो ये जो 4 स्टेट हैं इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक ऐसा एटीएम जिसमें नो मनी, एटीएम विथ नो मनी, मतलब कि मणिपुर जो है इन 4 स्टेट्स में नहीं आएगा। एटीएम मीन्स आसाम, त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड मेघालय, बट मणिपुर विल नॉट बी देयर। तो ये जो बीटीसी है वो कैसे सेटअप किया गया था ये देख लेते हैं। बोडोलैंड जो है वो सेकेंड बोडो अकॉर्ड जो 2003 में हुआ था, जिससे कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना था। 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो एरिया है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का, उसको बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कहते हैं। इसमें कि 3082 विलेजेस हैं और वो कोकराझार, चिरांग, उडालगुरी एंड बक्सा इन 4 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और अब 6 शेड्यूल की बात कर लेते हैं। 6 शेड्यूल में जो है वो आर्टिकल 244(2) से लेके 275(1) तक डिसेंट्रलाइज सेल्फ गवर्नेंस, जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है डिसेंट्रलाइज उनको सेल्फ गवर्नेंस की पावर दी गई है कि वो रीजन जो है वो ऑटोनॉमस हैं और जो भी उनके डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा उनके कस्टमरी लॉज, मतलब उनका जो कल्चर है उसके बेसिस पे। और इसमें जो है वो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम को इंक्लूड किया गया है। Then next news is in SC Maharashtra says Palghar lynching. Please, yes, a political news है. Then next one is no problem in reclaiming 90 hectares SC on coastal road. अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने कोस्टल एरिया से 90 जो हेक्टेयर्स जो लैंड है उसके बारे में बात की थी। तो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बेसिस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको CRZ जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसकी परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी, बट हम आपको दे सकते हैं परमिशन, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बेसिस पे देख लेते हैं कि आखिर ये कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या है। कोस्टल एरियाज़ जो हैं, सीज़ हैं, बे है, क्रीक है, रिवर है और बैक वाटर्स हैं, उन पे इन्फ्लुएंस होता है टाइड्स का, जो कि हो सकते हैं हाई टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन मतलब जहाँ तक जो है वो सी का पानी आ जाता है हाई टाइड के केस में, लो टाइड लाइन एंड द हाई टाइड लाइन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो जो बीच का एरिया है, हाई टाइड जितना हाई होता है और लो टाइड जितना लो होता है, उन दोनों के बीच का जो रीजन है उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन डिक्लेयर किया गया है 1991। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बेसिस पे डिक्लेयर किया है। जो CRZ जो रूल हैं वो यूनियन गवर्नमेंट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बनाती है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है थ्रू कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये जो HTL LTL है, HTL मीन्स हाई टाइड जो है वो किस लाइन तक जो है वो लैंड की वाटर आ जाता है जब हाई टाइड आता है, और लो टाइड किस लाइन तक सी की वाटर नीचे चला जाता है जब कि लो टाइड आता है। स्प्रिंग टाइड कब आता है? जब सन और मून दोनों सन और मून अर्थ के साथ एक लाइन में होते हैं, तो उसके बेसिस पे जो है सन, मून और अर्थ वो सब स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अब इम्पोर्टेंस और कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है इसके क्या इंपॉर्टेंस है। ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जैसे कि मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, उनको बचाता है और सुनामी और साइक्लोन में। देन इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़ लाइक फिशिंग कम्युनिटीज़। देन रिसेलेंट मेजर फॉर मिटिगेटिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने का काम करता है। देन कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। अब टाइमलाइन जो है वो कोस्टल रेगुलेशन रूल्स जो हैं वो ह्यूमन लाइफ और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को गवर्न करते हैं कोस्ट लाइन के पास में, जिससे कि जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जो कमज़ोर इकोसिस्टम है सी के आसपास, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। वो कुछ एक्टिविटीज़ को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे कि लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, न्यू इंडस्ट्रीज़ है,
स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ कोई भी हैज़ार्डियस मटेरियल वहाँ स्टोर नहीं किया जा सकता, उसका डिस्पोजल वहाँ नहीं किया जा सकता, माइनिंग है, ये सारी चीज़ों पे वो कर्व लगाता है। तो इसके बेसिस पे ये इसमें एक न्यूज़ थी। देन नेक्स्ट इज़ स्टेट सैंक्शंस 523 करोड़ फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्कूल में रीओपन आफ्टर दिवाली। जो महाराष्ट्र कैबिनेट है उन्होंने 523 करोड़ जो है स्कीम के लिए न्यू तेजस्विनी फॉर रिविटलाइजिंग ह्यूमन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उसके बेसिस पे किया है। न्यू तेजस्विनी स्कीम जो है वो एक एम्बिशियस स्टेप है जिससे कि वुमेन और चाइल्ड को अपलिफ्टमेंट किया जा सके, उनका वेलफेयर किया जा सके। अब यहाँ पे ये जो स्कीम है वो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट विल बी गिविंग 334 करोड़, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बचे हुए 523 में से 189 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। जो IFAD जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि वर्क करती है हंगर और पॉवर्टी में रूरल एरियाज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको देख लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या इशू है, या आप कंप्लीट नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम का ये ग्रुप ज्वाइन करके अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिवली इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिकॉज द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना मतलब इट इज़ अ वेरी कम्बरसम टास्क। अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो भी इस न्यूज़पेपर में बात की जा रही है, जो भी इशू है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और अगर आप न्यूज़पेपर को इस तरह से पढ़ लेते हैं तो फिर आपका साथ में जो GS का पेपर होता है, जो जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कुछ हद तक हो जाती है। और करंट अफेयर्स आप कोई भी एक मैगज़ीन, चाहे तो आप इनसाइट IAS, विज़न IAS, कोई भी जो मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन, वो डेली का अपना कोई ना कोई एक टारगेट रखें, उस टारगेट के बेसिस पे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 पीपल होते हैं, लोकली फॉर्म्ड होते हैं फॉर एनी सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पस। जो है वो ज़्यादातर जो है वो फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लाने के लिए सेटअप किए जाते हैं, और इनको कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और इनको बैंक से भी एसोसिएट कर दिया जाता है, जिससे कि बैंक जो है वो इनको माइक्रो फाइनेंस देता है। जैसे कि 1 लाख 2 लाख रुपीज़ सभी को दे देंगे, तो वो आपस में बांट लेंगे और फिर कोई एक बार के स्टार्ट करेंगे जिसके बेसिस पे उनको प्रॉफिट होगा, फिर वो प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लेंगे और फिर वो दे देंगे। फिर इंडिया ने 1992 में गाइडलाइन जो है वो नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी रखी थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड देयर ओरिजिन, जो सारी प्रॉब्लम्स है वो खुद से सॉल्व नहीं की जा सकती, और सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरह की एंटरप्राइज है जहाँ पे सभी लोग जो हैं वो कलेक्टिव एक बैंक की तरह वर्क करते हैं। जो अपनी जो मेंबर्स हैं वो अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, और जो भी डेबिट और क्रेडिट के फंक्शन हैं, लेन देन है, वो पूरा कंप्लीट करते हैं। फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट जो SHG है वो बैंक से भी लिंक हो जाता है, और कॉरपोरेट लिंकेजेस भी हो सकती हैं। फॉर गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करती है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। वो कैसे, जैसे सपोज़ कोई नॉर्मल पर्सन है, वो अगर लोन लेने जाता है तो उसको 12% 18% भी मिलेगा, लेकिन वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अगर लोन लेता है बैंक से तो उसको लेट्स से 5% 4% में मिलेगा, और बाकी जो रेस्ट जो बीच का इंटरेस्ट है 12 और 18 और 5 के बीच का जो इंटरेस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। तो दैट इज़ स्कीम इज़ नोन एज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अब इम्पोर्टेंस ऑफ SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इससे कि पुअर जो है उनकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस से उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सकता है। 80 लाख जो है वो SHG अपने इंडिया में है अभी, उसमें 10 करोड़ पीपल इफेक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और इनके जो एग्रीगेट बैंक बैलेंस है वो 6500 करोड़ है, और 90% जो SHG हैं वो एक्सक्लूसिवली उनमें वुमेन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एडिटोरियल हेयर। एडिटोरियल इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 डेमोक्रेसीज अराउंड एशिया पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन। वहाँ पे जैसे जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, ये 4 कंट्रीज़ जो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज़ हैं
उनके बेसिस पे ये ग्रुप फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि कोई भी बेनिफिट हो क्वाड के, इंडिया को जो है वो यूएस के साथ अलाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूएस का ये एक रीजनल इनिशिएटिव है। तो सेकेंड मीटिंग हुई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की। उसमें डायलॉग जो हुआ फॉरेन मिनिस्टर का टोक्यो में, और जो यहाँ से कॉर्ड जो है वो अपने डिसिसिव फेज़ में आ जाता है, जिसको सबसे पहले 2007 में जो प्राइम मिनिस्टर अभी थोड़े दिन पहले तक थे जापान के, शिंजो आबे, उन्होंने सोचा था। तो उसके बेसिस पे ये हुआ है। और जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने लास्ट वो मिले थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने कंसीडर्ड जो है वो मीटिंग को होल्ड करने के लिए रखा था। अब कोविड-19 पेंडेमिक होने के बाद भी जो है वो इन्होंने अपना ये मिले, और इंक्लूड किया गया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो एक अब एनुअल इवेंट होगा इन 4 कंट्रीज़ के बीच में, और जिसमें कि ये कोऑपरेट करेंगे ऑन कम्बेटिंग द पेंडेमिक, ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड सप्लाई चेन इनिशिएटिव इन द रीजन। अब जो है होस्ट थे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहाइड सुगा, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी मतलब उनका जो प्रेसिडेंट्स, जो पुराने उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जो डिसीज़न था वो उसी पे ही वर्क करेंगे जो 2007 में उन्होंने आइडिया रखा था। ऑस्ट्रेलिया जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हालांकि उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे पहुँचे। तो इसके बेसिस पे ये यहाँ पे बताया गया है कि जो यूएस है वो सीम्स, मतलब यूएस दिख रहा है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल, जो ये क्वाड ग्रुप की मीटिंग है उसको फुल फ्लेज्ड मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट करना चाह रहा है, जो कि चाइना से टेंशन जितनी भी कंट्रीज़ फेस करती हैं उनके बेसिस पे अब गवर्नमेंट जो है वो उसको सोचना चाहिए कि इतने अच्छे से यूएसए के जो इंटेंशन है वो पता चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलायंस से बंधे हुए हैं इंडिया से, लेकिन न्यू दिल्ली जो है वो अपना जो भी उनका जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो मेंशन कर सकता है। क्वाड जो है जो भी अपना रोल ले रहा है इंडिया और चाइना की टेंशन के बेसिस पे, तो गवर्नमेंट इस पे अपना जो भी कुछ काम कर रही है उसको सोच के करना चाहिए। देन नेक्स्ट दिस एडिटोरियल, इस एडिटोरियल में बताया है कि इंडिया में जो फ्लड का कंट्रोल होता है, मिटिगेशन होता है, या फ्लड के बेसिस पे वार्निंग दी जाती है, जो भी वार्निंग दी जाती है फ्लड के बेसिस पे, उस वार्निंग में अभी इंडिया जो है वो कुछ डेवलप कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन, यूएसए उससे बहुत पीछे है। इंडिया में जो अभी मॉडल जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, उस मॉडल के बेसिस पे सिर्फ 24 आवर्स तक के लिए ही बस जो है चीज़ों को बताया जाता है कि अगर एक रिवर है उसका जो लेवल है वो राइज होगा या फॉल होगा, इसके बेसिस पे ही बताया जाता है। और इसमें सिर्फ 24 आवर के पहले ही ये बताया जाता है, तो इसके बेसिस पे जो डिसीज़न है वो इफ़ेक्टिवली नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो दूसरा केस होता है जो कि होता है एनसेम्बल फ्लड फोरकास्टिंग, उसमें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सिस्टम को यूज़ करती हैं, और इवन 7 to 10 डेज़ पहले से ही फोरकास्टिंग हो जाती है कि आने वाले टाइम में फ्लड जो आएगी तो उसमें कहाँ कहाँ पे कितना डेंजर लेवल कितना है, 80% है, और कितने ब्लेजेस उससे डूब जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता दे रही हैं। अब जो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे ये बताया है कि जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट कर रही है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके पास 35 जो है वो एडवांस डॉपलर वेदर रडार्स हैं जो इनको वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो भी वेदर फोरकास्टिंग का काम है वो जो है आईएमडी के पास है, लेकिन फ्लड फोरकास्टिंग का जो काम है वो आईएमडी के पास नहीं है।
तो उसके बेसिस पे वो जो काम है वो सेंट्रल वाटर कमीशन का है। तो अब सेंट्रल वाटर कमीशन को जो भी इंस्ट्रक्शन आईएमडी से मिलते हैं वो उसको फॉरवर्ड कर देता है, जैसे कि जहाँ पे भी कभी जो है बाढ़ वगैरह आ रही होती है। अब यहाँ पे राइटर ने एग्जांपल दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो एरिया है वो इंडिया से 4 गुना है, और वहाँ पे 160 नेक्स्ट जनरेशन एस बैंड डॉपलर जो है वेदर रडार्स लगे हुए हैं। अब इंडिया को एटलीस्ट 80 जो है वो तो ऐसे चाहिए जो जिससे कि क्वालिटेटिव जो है वेदर का जो फोरकास्ट है वो किया जा सके, और इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी का बहुत इफ़ेक्टिवली जो इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अब जो आईएमडी है उन्होंने अपना जो टेस्टिंग शुरू तो कर दिया है, एनसेम्बल फोरकास्टिंग का जो टेक्निक होता है उसमें उन्होंने 6.8 पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर जो कि प्रत्यूष एंड मेहर है उनका यूज़ कर दिया है। जो फोरकास्टिंग एजेंसी है वो स्टिल वर्क कर रही है कि वो एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको लेके आए और साथ में वो पेरिटी बनाए बिटवीन सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन एज वेल एज जो आईएमडी है उनके बीच में। द नेक्स्ट इज गिग वर्कर्स एट इट्स स्क्यूड टर्म्स। अब जो लेबर लॉज हैं उनके बेसिस पे जो गिग वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंडर लाने की गवर्नमेंट की जो है वो बात चल रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको इसी प्रोग्रेटिव पे रखा है कि जो सोशल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है उसमें जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, मतलब कोई भी जो डेली वेज वर्कर्स है उनको मॉनेटरी बेनिफिट, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, प्रोविडेंट फंड, ये सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी लीगल प्रोविज़न उस एक्ट में नहीं किया गया। ये सारा का सारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के प्रोरोगेटिव पे आएगा, जो कि वो एक पॉपुलिस्ट मेज़र की तरह इसको लेंगी, और कोई भी मतलब जब भी ज़रूरत होगी तो वो लेजिस्लेशन लेके आएंगे, लेकिन अभी ये सब नहीं किया गया है। तो इसके बेसिस पे ये न्यूज़ है। थैंक यू वेरी मच।